नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए ले चलते हैं हम आपको संभव सीरीज में जो इकोनॉमी की क्लास है उसके दूसरे चैप्टर की ओर। वस्तुतः पहले और दूसरे चैप्टर में हमें इकोनॉमी के कुछ टर्म से आपको परिचित कराना था। उसके बाद हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर ले चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। बड़ा परेशान करता है ये चैप्टर हमारे विद्यार्थियों को। जब हमने संभव सीरीज शुरू की तो हमारे विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी पहले हमें नेशनल इनकम सिखा दो। ये जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, पर्सनल इनकम है, ये कुछ गड़बड़ सा काम करता है, दिक्कत आ रही है। हमने कहा ठीक है, समझाएंगे नहीं, उतार देंगे। एक व्यक्ति था, आप लोग लिटरेचर में पढ़े होंगे, प्रियंवत। एक साधक था और एक राजा थे। राजा के पास एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई बजा नहीं सकता था। तो राजा ने एक प्रतियोगिता रखी और राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इस वीणा को बजा देगा उसे मैं बहुत पुरस्कार दूंगा। बहुत बड़े बड़े वीणा वादक आए, कोई वीणा बजा नहीं पाया। अंत में उस साधक प्रियंवत को बुलाया गया। प्रियंवत ने देखा वीणा को कोई बजा नहीं पाया। प्रियंवत ने समझा कि यह कोई साधारण वीणा नहीं है, ऐसी वीणा नहीं है जिसे कोई भी साध ले, यह असाध्य वीणा है। तो प्रियंवत गया, उस वीणा के सामने नतमस्तक हुआ और प्रियंवत ने कहा, अपने से गा, अपने को गा, बस तू ही गा, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। अर्थात प्रियंवत ने अपने आप को उस वीणा को सौंप दिया और कहा कि हे वीणा, तुम मुझ में उतर और तू ही गा। और वीणा बज गई। दरअसल यह एक दर्शन है। यह दर्शन कहता है कि चीजों को सीखना, चीजों को याद करना, चीजों को समझना और चीजों को अपने भीतर उतार लेने में फर्क होता है। इकोनॉमी को हमेशा एक दुरूह, जटिल और उच्चपूर्ण सब्जेक्ट माना गया, लेकिन अपने विद्यार्थियों के प्यार के भरोसे, अपने विद्यार्थियों के साहस के भरोसे, अपने विद्यार्थियों की समझ क्षमता पर भरोसा करते हुए मैंने एक संकल्प लिया है कि इस संभव बैच में मैं ना तो इकोनॉमी समझाऊंगा, ना सिखाऊंगा, ना पढ़ाऊंगा, ना याद कराऊंगा। मैं इकोनॉमी को आपके भीतर उतारूंगा। इकोनॉमी बजेगी आपके, जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट को भी आप में उतार दूंगा। सवाल आएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, आपके भीतर से इकोनॉमी खुद ही निकलने लगेगी। मैं कहूंगा आपसे, अपने को गा, बस तू ही गा, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरा विद्यार्थी इस कदर तैयार होगा कि मैं हूंगा ही नहीं, उसके भीतर इकोनॉमी हो। ये प्रयास करेंगे, ये संकल्प लिया है मैंने। देखते हैं कितना सफल होंगे, इसका मूल्यांकन आप लोग खुद करेंगे। तो आइए राष्ट्रीय आय की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की ओर बढ़ने से पहले हमने एक चीज महसूस किया कि थोड़ी सी, जब हम नेशनल इनकम समझाते हैं तो बीच बीच में शब्द आता है कि फैक्टर इनकम क्या है, नेट फैक्टर इनकम क्या है, इसको यहां से घटा दिए, इसको वहां से जोड़ दिए, तो उसको पहले ही आपको समझा देते, फिर नेशनल इनकम के कुछ टर्म समझाए। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम की। और जब शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका इतिहास भी हमें जान लेना चाहिए। जब हम भारत में राष्ट्रीय आय मापन के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, नेशनल इनकम की थियरी को समझने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम एक बार याद करें दादा भाई नारोजी को। क्योंकि ये दादा भाई नारोजी ही थे जिन्होंने 1868 में पहली बार भारत की नेशनल इनकम की गणना करने की कोशिश की। उन्होंने गणना की, संसाधन नहीं थे फिर भी गणना की, और उन्होंने कहा कि इस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, एक आदमी की इनकम है, वह 20 रुपए वार्षिक है। यानी एनुअल पर कैपिटा इनकम को दादा भाई नारोजी ने 20 रुपया वार्षिक माना। उसके बाद 1900, यह प्रयास उन्होंने किया था 1868 में। उसके बाद 1931-32 में ठीक एक और कोशिश की गई। यह कोशिश की गई डॉक्टर वी राव द्वारा, और उन्होंने इस गणना में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया था और कहा था कि भारत की
जो प्रति व्यक्ति आय है तकरीबन 62 रुपए है। आप कहोगे गुलाम भारत में ये लोग राष्ट्रीय आय की गणना क्यों कर रहे थे? दरअसल ये राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर रहे थे, आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे। आप कहोगे ये नेशनल इनकम की गणना करने से आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई? आजादी की लड़ाई तो संघर्ष से लड़ी गई, बलिदान से लड़ी गई। भगत सिंह ने हंस के मुस्कुरा के फांसी का फंदा चूमा, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में गोलियां भरी रही, ठीक उससे लड़ी गई नहीं, उससे तो लड़ी ही गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पर्दे के पीछे से भी लड़। दरअसल उस समय जो ब्रिटिश शासन के ढिढोरची थे वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके कहते थे देखो हम तो भारत का विकास कर रहे हैं, हम वहां रेल चला रहे हैं, टेलीग्राफ चला रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा ला रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, शासन और प्रशासन कर रहे हैं, और इतना कुछ करने के बदले अगर हम 4 रुपए भारतीयों से ले लेते हैं तो कौन सा बुरा करते हैं, हम तो जो उनसे लेते हैं वो खर्च भी वही करते हैं। ये बात अक्सर ब्रिटिश शासन के लोग कहा करते थे कि भैया हम तो भारत का शोषण नहीं कर रहे हैं, भारत का विकास कर रहे हैं, भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। उसी समय ये विद्वान लोग आगे आए, दादा भाई नौरोजी आगे आए और भारत में नहीं लंदन में जाकर के कहा, पूरी दुनिया से कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और ये जो सब कुछ कर रहा है वह आर्थिक शोषण को और तेज करने के लिए कर रहा है। रेलवे भारत के विकास के लिए नहीं आ रहा है, रेलवे भारत का आर्थिक शोषण और आर्थिक दोहन तीव्र करने के लिए लाया जा रहा है। अब हो सकता है कि इसका कुछ लाभ भारतीयों को मिल जाए, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन ये बात लोगों ने स्वीकारी नहीं, तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक आंकड़े लेकर के आए और बताया कि देखो जो मुल्क सोने की चिड़िया हुआ करता था आज उसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए हो गई। बाद में इसी बात को डॉक्टर VKRV राव ने भी कहा और कहा कि देखो 62 रुपए हो गई। तो आप कहोगे इनसे मिला क्या? इनसे मिला ये कि भारत में जिस राष्ट्रवाद का विकास किया जा रहा था वो सिर्फ भावुकता से भरा राष्ट्रवाद नहीं रह गया, बल्कि उस राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार मिल गया। इसलिए भारत का राष्ट्रवाद पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई चल रही थी उसमें सनई सनई मजबूत हुआ, तार्किक हुआ, संघर्षमय हुआ। अन्य देशों के राष्ट्रवाद की तरह मुरझा के सूख नहीं। याद रखिएगा इनका योगदान है। यह स्वतंत्रता की आर्थिक लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की आर्थिक लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस दौर में इन सब की गणनाएं की। उसके बाद देश आजाद होता है और भारत सरकार ने कोशिश किया कि अब हम आधिकारिक रूप से देखते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति इनकम है कितनी, पूरे देश का नेशनल इनकम कितना है। उसके लिए आजाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई और इस नेशनल इनकम कमेटी के रूप में PC महालनोबिस को नियुक्त किया गया। PC महालनोबिस का साथ दे रहे थे डॉक्टर DR गाडगिल और VKRV राव। इन तीनों ने मिलकर के आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का पहला आधिकारिक प्रयास किया। इस प्रयास की रिपोर्ट 1951 में छपी थी और इसके अनुसार 1948-49 के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो 1951 में रिपोर्ट दी, चूंकि 51 में रिपोर्ट आ रही है तो आंकड़ों का आधार कहां से लिया गया था? आंकड़े तो इकट्ठा किए गए थे 48-49 में। तो 1951 में जो रिपोर्ट करते हैं उसमें 48-49 के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं और उन्होंने इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1951 में कहा कि भारत की राष्ट्रीय आय 8710 करोड़ रुपए है और भारत के प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए है। ये थी आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। तो एक परिचय समझ गए आप लोग कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कहां से कैसे शुरू हुआ। अब हम आपको समझाएंगे नेशनल इनकम, लेकिन नेशनल इनकम समझाने से पहले हम कुछ शब्दों को आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये शब्द नेशनल इनकम समझाते वक्त आते हैं और जब इन शब्दों को अलग से समझाते हैं तो प्रवाह टूट जाता है, चीजें आपके भीतर उतरती नहीं। तो पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं नेशनल इनकम क्या है, कैसे GDP इत्यादि को निकालते हैं। तो शब्द है घरेलू आर्थिक क्षेत्र, डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी, पहला शब्द।
ठीक, शब्द आता है कि आखिर घरेलू आर्थिक क्षेत्र क्या है। ठीक, तो याद रखना, भारत सरकार द्वारा प्रशासित कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आर्थिक गतिविधियां चल रही है, यानी व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या पूंजी हो, अर्थात पैसा हो, ये स्वतंत्र रूप से परिसंचरण कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, तो समस्त क्षेत्र को आर्थिक, भारत का घरेलू आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। याद रखिएगा, भारत के भीतर यूपीएससी में यहीं से प्रीलिम्स में ऑप्शन बना दिया जाता है घरेलू आर्थिक क्षेत्र से। यानी हम कह रहे हैं कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जहां तक भारत सरकार का शासन चलता है, उसके भीतर कोई भी आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जा रही है, व्यक्ति आ जा रहा है, माल आ जा रहे हैं, वस्तुएं आ जा रही है, पूंजी पैसा आ जा रहा है, वह एरिया भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती है। यूपीएससी पूछती है कि भारत में स्थित जो विदेशी दूतावास है वह भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है कि नहीं। तो याद रखिएगा, भले ही भारत में स्थित है, ठीक, लेकिन भारत में स्थित कोई भी विदेशी दूतावास, दिल्ली में जो अमेरिकी दूतावास स्थित है, फ्रांस का दूतावास स्थित है, ब्रिटेन का दूतावास स्थित है, जो एम्बेसी है वो है भारत भूमि में, लेकिन वो विदेशी क्षेत्र भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है, भारत का आर्थिक क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है। यहां हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, यानी भारत में ही अगर कोई विदेशी दूतावास स्थित है और उस विदेशी दूतावास के भीतर जो भी आर्थिक क्रियाएं की जा रही है वो भारत की आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होगी। जबकि विदेशों में स्थित, किसी दूसरे देश में स्थित कोई भारतीय दूतावास है, वह दूतावास भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग है। तो समझिएगा, बात यह समझना है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि विदेश में स्थित, विदेशी भूमि पर स्थित भारतीय दूतावास भारत के घरेलू आर्थिक का। अगर हम थोड़ा सा इसको एक लाइन में कहें कि क्या क्या शामिल होता है भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र में, ताकि एक समरी आपकी बन जाए, एग्जाम में गलती ना करें, तो उसकी एक लिस्ट दे रहा हूं कि विदेशों में स्थित जो सैन्य प्रतिष्ठान है भारत के, जो वाणिज्यिक दूतावास हैं, ये सभी भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं। भारत के निवासियों द्वारा संचालित कोई मत्स्य पोत है, यानी मछली पकड़ने वाली जहाज है, भले वो अरब सागर में बहुत दूर जाकर के मछली पकड़ रही है, कोई जहाज है, भले ही भारत में नहीं चल रही है, वो अमेरिका और श्रीलंका के बीच चल रही है, माल ढुलाई कर रही है, लेकिन वो भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग है। कोई विमान है, भारतीयों द्वारा संचालित होना चाहिए, सेवा कहीं दे रहा है, वो भारत के घरेलू ही आर्थिक क्षेत्र का भाग है, भले ही ये बार बार विदेशों में या दूसरे देश की राजनीतिक सीमाओं में जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे लूं, एयर इंडिया है, एयर इंडिया अगर दुनिया में कहीं भी चल रही है, भले ही भारत के बाहर कहीं उड़ रही है, यूरोप और अमेरिका के बीच उड़ रही है, भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग है, क्योंकि उससे जो राजस्व आता है, जो प्रॉफिट होता है, वह अंततः भारत में आता है और उसकी गणना भारत के जीडीपी में की जाती है, इसलिए उसे भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा रखा जाता है। तो आपने भारत के घरेलू आर्थिक क्षेत्र को समझ लिया, अब अगली बात समझाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। सीधी सी बात है, बाजार मूल्य वह कीमत है जिस पर आप यानी वो भोक्ता कोई वस्तु खरीदता है तो बाजार में भुगतान करता है। ये पेन आपने 25 रुपए की खरीदी, तो आपने 25 रुपया दिया, ये 25 रुपए मार्केट प्राइस है। अगर इसको तकनीकी में कहें तो जाहिर सी बात है, ये जो आपको 25 रुपए की पेन मिली है, इसको बनाने में जितनी लागत आई होगी, लागत
उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार लेती है, टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है। और यदि सरकार ने कोई सब्सिडी दी है तो सब्सिडी को घटा दिया जाता है। अगर कोई सब्सिडी उस वस्तु के उत्पादन में नहीं दी है तो कोई बात नहीं। समझना बात को। अर्थात किसी भी वस्तु की मार्केट प्राइस वह कीमत है जिसमें उसकी लागत में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को सम्मिलित कर दिया जाता है। सम्मिलित करने का मतलब क्या है कि जितनी लागत है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की जो लागत है, बनाने की लागत है 20 रुपए है, और मान लीजिए 5 रुपए की इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। और अगर सरकार ने सब्सिडी दी है तो इसमें से उसको घटा देते हैं, माइनस सब्सिडी हटा देते हैं। अब मान लीजिए किसी 20 रुपए की पेन है, 5 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसमें से सब्सिडी कुछ भी नहीं दिया गया है, जीरो है, तो जीरो घटाएंगे तो कीमत कितनी निकल गई? 25 रुपए। यह 25 रुपए क्या होता है? यह 25 रुपए बाजार लागत, सॉरी मार्केट प्राइस हो जाती है, कीमत हो जाती है। यानी अब मान लीजिए इस पर कोई सब्सिडी दी गई हो, मान लीजिए इस पर 2 रुपए की सब्सिडी दी गई हो, तो 2 रुपए घटा देंगे तो इसकी मार्केट प्राइस 23 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस का फार्मूला है किसी भी वस्तु को बनाने की जो लागत है यानी जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक, जिसे आप कारक लागत कहते हो, कारक लागत कहते हो, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाता है। सब्सिडी अगर दी गई है तो सब्सिडी को घटा दिया जाता है, और जिसमें नहीं दी गई है सब्सिडी जीरो हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु की अगर बाजार कीमत निकालनी हो तो उस वस्तु को बनाने में जितनी लागत आई है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ करके सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो क्या निकल जाती है? मार्केट प्राइस निकल। तकनीकी अर्थों में समझ गए ना? ये है उसकी तकनीकी। अब अभी एक शब्द हम इस्तेमाल किए थे, वो शब्द था फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। आप कहोगे ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट और कुछ नहीं है, किसी भी वस्तुओं सेवाओं को बनाते वक्त जो लागत आती है उसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए बाजार में कोई वस्तु बिक रही है, बाजार में कोई वस्तु बिक रही है एकदम बाजार में, और आप चाहते हैं कि हम ये जाने कि जो वस्तु बिक रही है इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी होगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, बाजार से कोई वस्तु देखिए और इसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हम करेंगे क्या? बाजार में जो उसकी कीमत है, ठीक, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जब टैक्सेस को घटा देंगे तो क्या निकल जाता है? सीधे सीधे फैक्टर कॉस्ट निकल। तो आपको मार्केट प्राइस निकालने का भी हमने फार्मूला बता दिया और लागत भी निकालने का फार्मूला बता दिया। ये आगे हर चीज में आएगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो जब हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब हमने वस्तुओं और सेवाओं में जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन में जो लागत लगी है उसके आधार पर जीडीपी की गणना की है। और जब हम कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब वस्तुएं और सेवाएं बाजार में जिस मूल्य पर बिक रही हैं सभी मूल्यों को जोड़ लिया गया है और उस पर जो जीडीपी बन रही है उसे हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट। इसका मतलब यह भी होगा कि जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं तो उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं तो उसमें टैक्सेस जुड़े नहीं। समझ में आ गई बात? अब एक शब्द है डिप्रेसिएशन या मूल्य ह्रास, इसको कहते हैं डिप्रेसिएशन या मूल्य ह्रास। एक शब्द है डिप्रेसिएशन या मूल्य ह्रास, ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं शुद्ध मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, डिप्रेसिएशन। याद रखना
किसी फैक्ट्री में आप उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री, दो उदाहरण बता रहे हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इसमें कोई उत्पादन हो रहा है, इस फैक्ट्री में उत्पादन, मान लीजिए एक साल में, एक वर्ष में, मान लीजिए एक साल में इस फैक्ट्री में जो उत्पादन हुआ वह उत्पादन कुल 100 रुपए का, कितने का हुआ? 100 रुपए का। मान लीजिए इस फैक्ट्री ने एक साल में उत्पादन 100 रुपए का, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, फैक्ट्री जब एक साल चली है, 1 ईयर चली है, तो इस 1 ईयर चलने में एक साल बाद इसकी मशीनों में कुछ टूट फूट हुई होगी, मशीनों में कुछ घिसावट हुई होगी, कुछ मशीनरी एक साल में पुरानी हो गई होगी, उसे बदलना पड़ेगा, कभी कभी कुछ तकनीकी पुरानी हो जाती है, नई लानी पड़ेगी। अब ये जो टूट फूट हुई है, घिसावट हुई है, जो मरम्मत करना पड़ेगा, मशीन बदलना पड़ेगा, इसका भी तो कुछ खर्चा आएगा। अब मान लीजिए फैक्ट्री में एक साल मशीनें चली, जो टूट फूट हुई इसको ठीक करने में, जो घिसावट हुई उसको ठीक करने में, जो नया सामान लाया गया है जो एकदम खराब हो गया था उसको ठीक करने में मान लीजिए 20 रुपए खर्च होते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि 100 रुपए का उत्पादन करने में 20 रुपए हमारे वो खर्च हो रहे हैं जिसकी जो मशीनों में टूट फूट, मरम्मत, घिसावट इत्यादि में खर्चा करना। तो फैक्ट्री मालिक कहेगा कि हमने उत्पादन तो 100 रुपए का किया, लेकिन एक्चुअल में ये जो 100 रुपए हम कमाएंगे, इसी में से 20 रुपए जो टूट फूट, घिसावट और मरम्मत हुई है इसको ठीक करने खर्च करने, इस 20 रुपए को हम कहते हैं मूल्यह्रास। अब मान लीजिए इसी फैक्ट्री से हम उदाहरण ले, इसी फैक्ट्री से, तो इस फैक्ट्री ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया? टोटल प्रोडक्शन किया 100 रुपए का। बात यहां तक तो समझ में आ गई। टोटल प्रोडक्शन कितने का किया? 100 रुपए का। लेकिन इसी फैक्ट्री में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, मालिक के पास ये 100 रुपया नहीं रहेगा, 20 रुपया इसी में से खर्च करना पड़ेगा, मशीनें घिस पिट गई हैं, तो हम कहेंगे नेट प्रोडक्शन कितना हुआ? नेट प्रोडक्शन कितना? तो मालिक कहेगा देखिए 100 रुपए का उत्पादन हुआ था, लेकिन 20 रुपया मशीनों की टूट फूट में चला गया। तो मालिक कहेगा कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसमें से मूल्यह्रास घटा दीजिए। यानी अगर 100 रुपए का टोटल उत्पादन हुआ था, तो जो 20 रुपए का हमारा मशीनों के टूट फूट मरम्मत में खर्च हुआ है, इसको घटा दीजिए। यानी नेट प्रोडक्शन हुआ 80 रुपया। नेट प्रोडक्शन हुआ 80 रुपया। अभी जब एनएनपी निकालेंगे तो आएगा। अर्थात जब भी बात आए डिप्रेसिएशन की, ठीक, मूल्यह्रास की, तो इसका मतलब होता है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो मशीनें टूट फूट जाती हैं, अप्रचलित हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनको बदलने का जो खर्चा लगता है जितना, उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं, उसे ही डेप्रेसिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं अगले शब्द पर। इसे कहते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय, ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध कारक आय। पहले कारक आय समझते हैं, उसे कहते हैं, उसके बाद समझते हैं शुद्ध कारक आय। देखिए एक शब्द आता है किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सब आता है। अब समझाता हूं शुद्ध कारक आय क्या। ये मान लीजिए अपना देश है, कल्पना कीजिए ये अपना देश, ठीक, मान लीजिए ये अपना देश। समझ में आ गई बात? इस अपने देश में सपोज दैट उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। अपने देश में क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है,
प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, समझना बात को। प्रोडक्शन से अपना देश 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है भैया, 100 रुपये कमाई हो रही है, 100 रुपये इनके। लेकिन यही अपने ही देश में कई लोग ऐसे हैं, कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, प्राइवेट या सरकारी या मजदूर, ये लोग विदेशों में काम करते, विदेशों में काम करते, विदेशों से मजदूर है तो मजदूरी मिलेगी, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी लेकर रख दिया है तो उसको किराया मिलेगा, कोई अन्य काम कर रहा है ठीक वेतन भी ले रहा है, वो भी मजदूरी में ही आ जाता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, विदेशों में मिल रहा है। तो ये वाला पैसा लेकर के ये लोग अपने ही देश में तो आएंगे ना, अपने ही देश में आएंगे ना, जो भी यहां प्रॉफिट होगा अपने ही देश में आएंगे ना। तो जो ये प्रॉफिट विदेशों से आ रही है, जो ये प्रॉफिट विदेशों से आ रही है, जो प्रॉफिट विदेशों से आ रही है उसे कहते हैं कारक आय, कारक आय, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, समझना। यानी देश के अपने भीतर तो पैसा प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रहा, पैसा मिल रहा, इसके अलावा देश को जो बाहर से पैसा मिल रहा है, मजदूर बाहर मजदूरी कर रहा है, मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर है, वेतन पा रहा है, मिलेगा, घर बिल्डिंग लेकर के वही छोड़ दिए हैं, उसका किराया आएगा, कोई बिजनेस कर रहा है उसका प्रॉफिट आएगा, विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर दिया है उसका ब्याज आएगा, पैसा जमा कर दिया लंदन के बैंक में, ब्याज आ रहा है। तो सारा जो आ रहा है बाहर से पैसा वो भी तो देश में ही आ रहा है ना, फिर बाहर से जो पैसा आ रहा है उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम। समझ में आ गई बात? फैक्टर इनकम, कारक आय। तो कारक आय का मतलब देश को विदेशों में काम करने वाले लोग या विदेशों से जो पैसा मिलता है वो मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, किराए के रूप में, लाभ के रूप में, ब्याज के रूप में मिलता है। विदेशों से जो पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? कारक आय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कारक आय कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। समझ गए बात? कारक आय कभी तो नहीं भूलेगा ना, एकदम याद रखना, विदेश से जो पैसा आ रहा है उसे ही कारक आय कहेंगे। और इस रूप में आ रहा है, या तो मजदूर की मजदूरी आ रही है, वेतन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ब्याज आ रहा है, इस रूप में जो पैसा आ रहा है उसे क्या कहेंगे? कारक आय कहेंगे, फैक्टर इनकम हो गया। अब एक बात और, आपके भी देश में, आपके भी देश में कुछ विदेशी लोग काम कर रहे हैं, कुछ विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, विदेशी निवेशक काम कर रहे हैं, विदेशी फैक्ट्रियां काम कर रही है, इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये विदेशी लोग आपके देश से मजदूरी के रूप में, ठीक, ये लोग भी लाभ के रूप में, ये लोग भी ब्याज के रूप में, ये लोग भी वेतन के रूप में आपके देश से पैसा अपने देश ले जा रहे हैं। यानी बाहर पैसा जा रहा है, बाहर पैसा जा रहा है, अपने देश ले जा रहे हैं। इसको कहते हैं बाहर जाती हुई फैक्टर इनकम, बाहर गई कारक आय, बाहर गई कारक आय, इसे कहते हैं बाहर गई कारक आय। तो देश के अंदर आई कारक आय मतलब देश के बाहर से जो आ रही है, देश के बाहर गई कारक आय मतलब देश के बाहर जो जा रही है। अब मान लीजिए, अब तक हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं? अब तक हम शब्द यूज कर रहे हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, कारक आय। अब इसी के बरवक्स एक शब्द यूज कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय। अब ये शब्द यूज करते, कारक आय तो समझ गए, अंदर आती हुई कारक आय मतलब देश के बाहर से पैसा अपने देश में आ रहा है, बाहर जाती हुई फैक्टर इनकम मतलब अपने देश से पैसा बाहर जा रहा है।
तो अगर हम बात कर ले शुद्ध कारक आय क्या है, नेट फैक्टर इनकम क्या है, बात कर ले कि शुद्ध कारक आय क्या है, नेट फैक्टर इनकम, अगर हम ये बात करें तो दोनों में अंतर दिखेगा। एक बारीक सा अंतर है, अंतर समझाता हूं। मान लीजिए आपके देश में 100 रुपया बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम है, ठीक, ये विदेश से आ रहा है, ये विदेश से आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है। और मान लीजिए आपके ही देश में से 60 रुपया, 60 रुपए की फैक्टर इनकम देश से विदेश जा रही, विदेश जा रही, 60 रुपए विदेश जा रही, तो आप कहोगे 100 रुपया विदेश से देश में आया, 60 रुपया देश से विदेश चला, यानी 100 रुपए कारक आय, 60 रुपए की कारक आय चली गई। तो यानी शुद्ध कारक आय क्या, शुद्ध फैक्टर इनकम क्या है, तो 100 रुपया लाए, 60 रुपया चली गई, तो 100 में से अगर 100 रुपये में से अगर 60 रुपये घटा देंगे तो जो 40 रुपया मिला वह नेट फैक्टर इनकम, वह नेट फैक्टर इनकम। यानी जब भी बात की जाएगी नेट फैक्टर इनकम की, शुद्ध कारक आय की, इसका मतलब बाहर से जो पैसा आ चुका है और देश से जो पैसा जा चुका है उसके अंतर की बात हो रही है, उस पैसे की बात हो रही है जो एक्चुअल में देश के पास बचा। तो बचा कितना, 40। तो नेट फैक्टर इनकम कितनी होगी, समझ में आ गई बात। इसी बात को थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक, समझ गए बस इसी बात को, ठीक। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो अस्थायी रूप से विदेश में निवासी जिन्हें भारत के सामान्य निवासी कहा जाता है, इनके द्वारा अर्जित कारक आय यानी किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि। साथ साथ अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले जो अनिवासी हैं, जो भारत में रह रहे हैं, भारत में काम धंधा कर रहे हैं, यहां किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में पैसा कमा रहे हैं, ठीक, तो ये उनके द्वारा अर्जित कारक आय कहलाएगी और वो पैसा लेके बाहर चले जा रहे हैं। तो जो देश से पैसा जा रहा है और देश में पैसा आ रहा है उनके बीच का जो अंतर होता है, ठीक, उसे ही कहते हैं शुद्ध कारक आय, उसे ही क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI, ठीक। इस प्रकार हम क्या कह देंगे, NFI ये क्या है, शेष विश्व से जो कारक आय प्राप्त हो रही है माइनस शेष विश्व को जो कारक आय जा रही है, इन दोनों के बीच का अंतर ही शुद्ध कारक आय है। समझना बात को। जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो सामान्य निवासियों के ही आय का गणना करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। शुद्ध कारक आय समझ गए, बताया जाए, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक। अब थोड़ी राष्ट्रीय आय में जो निवासियों की बात आती है थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं, फिर विस्तार से बताते हैं। एक शब्द है ट्रांसफर पेमेंट, भुगतान संतुलन। याद रखिएगा जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, तो जो चीज महत्व रखती है वह निवास की स्थिति न हो, महत्व रखती है न कि नागरिकता की स्थिति। यानी राष्ट्रीय आय में अगर कोई विदेशी भी आकर के उत्पादन कर रहा है और उसके उत्पादन से देश को इनकम हो रही है और वह भारत की सीमा के भीतर कर रहा है, भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र के भीतर कर रहा है, घरेलू आर्थिक क्षेत्र के भीतर कर रहा है, तो उस निवासी की इनकम को भी भारत के राष्ट्रीय इनकम में शामिल किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जिन व्यक्तियों को चुना जाता है उन्हें भारत का सामान्य निवासी होना जरूरी है, न कि उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है। यह एक विशेष बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट की, बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट की। याद रखिएगा, ठीक, ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम भुगतान तो करते हैं, जिनके लिए हम भुगतान तो करते हैं,
बदले में कुछ नहीं मिलता। हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो जिसको गिफ्ट दे दिया उसको हम कहेंगे हमने उसको ट्रांसफर पेमेंट किया, अंतरण भुगतान किया। उसी प्रकार ये जो राष्ट्र है, जो देश है, जो सरकारें हैं, यह ढेर सारा पेमेंट लोगों को करती है, लेकिन इस पेमेंट से कोई उत्पादन नहीं होता। जैसे देश वृद्धावस्था पेंशन देता है, देश अपने विकलांगों को विकलांगता पेंशन देता है, देश विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देता है, देश बेरोजगारों को मुआवजा भत्ता देता है। यह राष्ट्र के चेहरे को मानवीय बनाने के लिए आवश्यक है, राष्ट्र को कल्याणकारी बनाने के लिए आवश्यक है। इस पर राष्ट्र पैसा भी खर्च करता है, यह राष्ट्र की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में इस पैसे का हिसाब किताब करते हैं तो हम कहते हैं इस पैसे से कोई प्रोडक्शन नहीं, वस्तु का हो रहा है न सेवा को हो रहा है। इसलिए इस पैसे को जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, जिसको अंतरण भुगतान एक शब्द देते हैं, ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। जैसे देश के नागरिकों द्वारा ढेर सारा दान दिया जाता है, गरीब लोग बैठे हैं सड़क पर दान देते चले जाइए। देश के नागरिकों द्वारा ढेर सारे गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं। तो इस गिफ्ट, उपहार, दान, इन सबसे कोई उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसीलिए ये सारे पैसे जिनसे किसी उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलता, इन्हें अंतरण भुगतान कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। और जब भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इस ट्रांसफर पेमेंट में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। इस ट्रांसफर पेमेंट में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो अंतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जब हम व्यक्तिगत आय निकालते हैं तो ये सम्मिलित किए जाते हैं कि इनकी सरकार इन पर टैक्स ले। मान लीजिए सरकार ने हमें स्कॉलरशिप के रूप में 2 लाख रुपए दे दिया, तो यह 2 लाख रुपए नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हमें गिफ्ट के रूप में 2 लाख रुपए दे दिया, यह हमारी पर्सनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि इस 2 लाख पर हमें टैक्स चुका। तो याद रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट के बारे में 3-4 बातें। पहला, ट्रांसफर पेमेंट वह भुगतान है जिसके बदले किसी वस्तु और सेवाओं का जनरेशन नहीं होता, वस्तु और सेवाएं उत्पन्न नहीं होती। इसमें शामिल होता है उपहार, दान, सामाजिक कल्याण के लिए जो पेंशन इत्यादि दी जाती है, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। हाँ, व्यक्तिगत आय में इन्हें सम्मिलित किया जाता है। अब एक और चर्चा करते हैं कि जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो भारत के सामान्य निवासी किसे कहते हैं? क्योंकि जो हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, आर्थिक गणना करते हैं, तो उसमें भारत के निवासी शब्द यूज नहीं होता है, भारत के सामान्य निवासी। तो किसे कहते हैं? इसे सवाल भी आया है यूपीएससी में 1-2 बार। तो किसे कहते हैं? भारत के सामान्य निवासी। याद रखिएगा, जो व्यक्ति साधारणतया भारत में रहता है और जिसके आर्थिक हित का केंद्र भारत में स्थित है, यानी जो आर्थिक गतिविधियां भारत में कर रहा है, उसे भारत का सामान्य निवासी कहा जाए। ठीक, याद रखिएगा, भारत में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति को सामान्य निवासी कहा जाता है, बशर्ते वो भारत में कुछ आर्थिक गतिविधियां कर रहा हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा हो, तो सामान्य निवासी कहा जाता है। यह भी याद रखने की जरूरत है, सामान्य निवासी भारत का नागरिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अमेरिका से आकर के कोई भारत में उद्योग धंधा व्यवसाय कर रहा है तो भारत का सामान्य निवासी आर्थिकी के नजरिए में होगा। तो कभी कभी यूपीएससी एक सवाल बनाती है कि किसे सामान्य निवासी माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है। कॉन्सेप्ट तो समझ गए? तो मैंने लिस्ट दे दी है कि किसे सामान्य निवासी माना जाता है इकोनॉमी में और किसे नहीं माना जाता। तो याद रखिएगा, सामान्य निवासियों में शामिल है कौन कौन है, पहले इसकी बात करते हैं। तो सामान्य निवासियों में शामिल हैं विदेशों में जो भारतीय दूतावास है, उन दूतावासों में काम कर रहे जो भारतीय हैं, यानी किसी देश में जो हमारी एम्बेसी है, स्विट्जरलैंड में भारत की एम्बेसी है, उस स्विट्जरलैंड के एम्बेसी में जो भारत का आदमी काम कर रहा है,
भले ही वो विदेश में काम कर रहा है, उसे भारत का सामान्य निवासी माना जाता है। जैसे मान लीजिए एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, भले ही वो विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामान्य निवासी माना जाएगा। साथ ही साथ यदि 1 वर्ष से अधिक समय से भारत में कोई विदेशी नागरिक रह रहा है, 1 वर्ष से अधिक समय में, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत का सामान्य निवासी कहा जाएगा। बशर्ते याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति चिकित्सीय उपचार यानी दवाई कराने, बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट होने, या पढ़ाई के उद्देश्य से भारत आता है, तो उसको सामान्य निवासी नहीं माना। अगर कोई पढ़ने के लिए भारत आ रहा है, अमेरिका से कोई पढ़ने के लिए भारत आ रहा है, या अमेरिका से कोई इंडिया में दवाई कराने आ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन उसी अमेरिका से आकर के कोई काम धंधा कर रहा है भारत में आकर के, और 1 वर्ष से अधिक से काम धंधा कर रहा है, तो वो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक, तो कौन कौन हो गया बस। अब बात करते हैं सामान्य निवासियों में कौन शामिल नहीं है। तो सामान्य निवासी में बड़ी मजेदार चीज है कि अगर ठीक विदेशों में भारतीय दूतावास है और उन विदेशी भारतीय दूतावास में कोई विदेशी काम कर रहा है, तो भारत के सामान्य निवासियों में शामिल नहीं है। साथ ही साथ भारत में जो WHO का हेडक्वार्टर है, जो IMF का हेडक्वार्टर है, इसके कार्यालय में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं, वो भी भारत के सामान्य निवासी नहीं है। साथ ही साथ भारत में तैनात जो अन्य देशों के राजदूत हैं, वे भी सामान्य निवासी नहीं हैं। और इसके अलावा अगर किसी विदेशी कंपनियों के तकनीकी विदेशी विशेषज्ञ हैं, विदेशी इंजीनियर इत्यादि हैं, वो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी भारत का सामान्य निवासी माना। 1 वर्ष से अधिक काम कर लेंगे तो मान लिया जाएगा। ये एक सामान्य निवासियों वाला मामला हो गया। अब हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की ओर, नेशनल इनकम की ओर। इतनी बातें हमने इसलिए बता दी आपको क्योंकि ये सारे शब्द आएंगे, कहीं ट्रांसफर पेमेंट घटाएंगे, कहीं जोड़ेंगे, ये सारे शब्द आएंगे, इसलिए पहले से इसको हमने बता दिया, ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो आइए करते हैं चर्चा राष्ट्रीय आय की। तो आइए हम बात करते हैं अब अपने राष्ट्रीय आय की मूल मुद्दे की। राष्ट्रीय आय के बारे में सीधी बात कही जाए तो कोई देश 1 वर्ष के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे उसकी राष्ट्रीय आय कहते हैं। और सरल और सहज बना के कहा जाए तो हमने अपने पिछले क्लास में बताया था कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं। हम कह सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्र में की समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी प्राथमिक सेक्टर से जितना कुछ उत्पादित हुआ, सेकेंडरी से जितना कुछ उत्पादित हुआ, टर्सरी से जितना कुछ उत्पादित हुआ, इन सबको मिला लीजिए तो बन जाएगी राष्ट्रीय आय। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला तो ये है कि इस राष्ट्रीय आय की गणना करनी। और राष्ट्रीय आय की गणना हम स्टेप वाइज आपको सिखाएंगे, 0 से 0 से लेकर के टॉप पर लेकर चले जाएंगे। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, यानी जब राष्ट्रीय आय मापन की विधियों पर चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास शब्द आता है GDP। तो आइए देखते हैं कि ये GDP क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये GDP क्या है, आइए बताता हूं। ये मान लीजिए हम अपने ही देश का उदाहरण ले रहे हैं, ये अपना देश है। इस देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, और जब हम देश कहते हैं तो हम कहते हैं देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का मूल्य कितना है, मूल्य कितना, जितना मूल्य है वही GDP है। क्रम से समझा। मान लीजिए इस देश में प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन का कुल मूल्य 100 रुपया है। मान लीजिए 100 रुपये का 1 साल में प्रोडक्शन, हम एक वित्तीय वर्ष भी लिख देते हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर। तो हम कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का जो कुल मूल्य है, उसको हम देश की GDP कहेंगे।
मान लीजिए हम कह दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की हम बात कर लें, 2024-25 की बात कर, देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए 2024-25 में जो भी इस देश में प्रोडक्शन हुआ, अगर उसको देखें कितने का हुआ, अगर वो 100 रुपए का हुआ, यानी उसका मूल्य 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए ही जीडीपी। समझ में आ गई बात? बस इतनी सी। अब थोड़ा इसको और ओपन करते हैं। हम कह रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन किसका हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि वस्तु और सेवाओं का, गुड्स प्लस सर्विसेज। भाई जब भी उत्पादन होगा या तो वस्तु का होगा या प्रोडक्शन का होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उसका जो कुल मूल्य होता है, अंतिम मूल्य होता है, यह मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वह उस देश का जीडीपी कहलाता है। और जो उत्पादन कितने पैसे का हो रहा है, हम पैसे में काउंट करते हैं। हमें नहीं कहें 100 टन लोहा बना है, कितने, उस 100 टन लोहा की कीमत कितनी, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मूल्य कितना है, कितने रुपए पैसे का है, वह जीडीपी। हम कहते हैं ना कि इस वित्तीय वर्ष में हमारी जीडीपी 45 लाख करोड़ की रही। हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि इस फाइनेंशियल ईयर में, हम एग्जाम्पल देते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी 45 लाख करोड़ की रही। इसका मतलब जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होगा, उसका कुल मूल्य 45 लाख करोड़ रुपए है। अब जीडीपी में हमने एक बात कही कि उत्पादन देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए, इसीलिए हमने किसे देश का आर्थिक सीमा माना जाएगा पहले ही बता दिया। तो जीडीपी में दो शर्त है। शर्त नंबर वन, उत्पादन देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। उत्पादन देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए, आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ठीक, इसी आर्थिक सीमाओं को घरेलू आर्थिक क्षेत्र भी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, घरेलू आर्थिक क्षेत्र। अब देखो, इसे कहते, हमने कहा पढ़ाएंगे नहीं उतारेंगे, इसे यही उतारने का तरीका है। अब यहां आकर के हम जब लिखते कि घरेलू आर्थिक सीमाओं के बीच होना चाहिए, तो आप समझ ही नहीं पाते, तो हमको जीडीपी छोड़ के घरेलू आर्थिक सीमा समझाना पड़ता, तो आपका कॉन्सेप्ट टूट गया। तो जीडीपी में पहली शर्त है कि देश की घरेलू आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए, और घरेलू आर्थिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। तो कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है, विदेशी भी कर रहा है तो भी हमारे जीडीपी में काउंट होगा, देश का आदमी कर रहा है तो भी जीडीपी में काउंट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सामान्य निवासियों द्वारा होना चाहिए, सामान्य निवासियों द्वारा होना चाहिए, अर्थात यदि आपके देश की सीमा के भीतर, आपके देश के घरेलू आर्थिक क्षेत्र के भीतर टाटा भी उत्पादन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जीडीपी में काउंट होगा। और सैमसंग एक विदेशी कंपनी है, ये भी जीडीपी में काउंट होगा। यदि महिंद्रा अपनी गाड़ियां बना रहे हैं देश के आर्थिक सीमा के भीतर, तो ये भी आपकी जीडीपी में काउंट होगा। और BMW जो जर्मनी की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ये भी आपके देश में अगर गाड़ियां उत्पादन कर रही है, तो ये भी आपके जीडीपी में काउंट होगा। यानी जीडीपी वस्तुतः भौगोलिक अवधारणा है। जीडीपी में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उत्पादन कौन कर रहा है, जीडीपी में महत्वपूर्ण ये है उत्पादन कहां हो रहा है। तो आइए कहानी जीडीपी की, ठीक, कहानी जीडीपी की। तो जीडीपी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। उत्पादन देश में होना चाहिए, यही जरूरी है, कौन कर रहा है यह जरूरी नहीं है। विदेशी कंपनियां हो चाहे देश के नागरिक, उनके द्वारा किए गए सभी उत्पाद जीडीपी में शामिल होते हैं। अंतिम वस्तुओं को जीडीपी में शामिल किया जाता है, अर्थात बाजार में जब वस्तुएं बिकती हैं तो उनके मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। यह है कहानी जीडीपी की, आराम से समझ गए। अब इस जीडीपी के मापने की तीन विधियां हैं। ये जो जीडीपी मापा जाता है, इसके भी मापने की तीन विधियां हैं। एक विधि को कहा जाता है उत्पाद विधि, दूसरे को कहा जाता है आय विधि, तीसरे को कहा जाता है व्यय विधि। यानी इनकम मेथड
सॉरी, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 विधियां हैं। बहुत आसान है। अगर हम इस प्रोडक्ट मेथड की बात करें, उत्पाद विधि की बात करें, तो इसमें कहते हैं कि देश भर में, एक वित्तीय वर्ष में देश भर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके कुल मूल्य को जोड़ा जाता है और इससे जो जीडीपी निकलती है वो उत्पाद विधि। यानी अभी पहले जो हमने जीडीपी की परिभाषा समझाई, ये और कुछ नहीं, उत्पाद विधि से मापी जाने वाली जीडीपी है। तो जीडीपी का उत्पाद विधि से जब जीडीपी मापते हैं तो सीधी बात है, जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन सब के अंतिम मूल्य को जोड़ देते हैं, जीडीपी निकल जाती है। जो हमने अभी समझाया वो उत्पाद मेथड वाला ही जीडीपी है। दूसरा होता है इनकम मेथड। देख लो क्या बता रहा हूं, देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो कोई कर तो रहा होगा ना, उसमें बस लोग तो शामिल होंगे ना, यानी वे लोग शामिल होंगे जो जीडीपी उत्पादित करते हैं। उद्योगों में वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कोई तो कर रहा हो, या जो लोग सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, डॉक्टर है, शिक्षक है, सैलून वाला है, ये भी तो कोई आदमी होगा ना। ठीक, तो जो लोग जीडीपी उत्पादन कर रहे हैं वे अपने कार्यों के बदले इनकम भी प्राप्त करते होंगे। पूरे देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है ये अपने कार्यों के बदले आय भी प्राप्त करने होंगे, करते होंगे ना। तो सबकी आय को जोड़ दो, सबकी आय को जोड़ दो। जब सबकी आय को जोड़ दोगे तो जो जोड़ निकलेगा वही जीडीपी होगा, इनकम मेथड वाला जीडीपी। सवाल बनता है कि जब हम इनकम मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो जोड़ते क्या क्या है, तो हम जोड़ते यही है, पूरे देश में लोगों को मजदूरी में कितना पैसा मिला, पूरे देश में वेतन के रूप में लोगों को कितना पैसा मिला, पूरे देश में किराए के रूप में लोगों को के पास कितना पैसा पहुंचा, पूरे देश में ब्याज के रूप में लोगों के पास कितना पैसा पहुंचा, और पूरे देश में प्रॉफिट के रूप में लोगों के पास कितना पैसा पहुंचा। इन सभी पैसे को जोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है इनकम मेथड से जीडीपी। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर कितना खर्च किया गया है, कितना खर्च किया, यानी जो जीडीपी निकली है उस पर पैसा कितना, जो उत्पादन हुआ है उस पर खर्च कितना किया गया, और खर्च जब किया गया है तो जितना खर्चा किया गया है उस सबको जोड़ लेते हैं, निकल जाती है उत्पाद विधि से जीडीपी। यानी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्चा कितना किया गया है उससे निकल जाती है उत्पाद विधि से जीडीपी। इसको जानने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाजुला करके अगर हम कह दें तो एक हो जाता है, ठीक, एक हो जाता है उत्पाद मेथड, उत्पाद विधि, यही तो तीनों बताए थे ना। एक हो जाती है आय विधि, आय विधि, ठीक, और एक हो जाती है व्यय विधि, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों से हम जीडीपी मापते हैं। उत्पाद विधि में टोटल प्रोडक्शन का अंतिम मूल्य, टोटल प्रोडक्शन का अंतिम मूल्य, जो भी अंतिम मूल्य निकलेगा वो उत्पाद विधि की जीडीपी। एक होता है आय विधि, यहां प्रोडक्शन से, टोटल जो प्रोडक्शन से हो रहा है उससे लोगों को आय कितनी प्राप्त हो रही है, जितनी आय प्राप्त होगी वो आय विधि का जीडीपी हो जाएगा। एक होता है व्यय विधि, टोटल प्रोडक्शन में व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, ठीक, यह उत्पाद विधि की जीडीपी, यह उत्पाद विधि की जीडीपी, यानी उत्पाद विधि, सॉरी, यह व्यय विधि की जीडीपी हो जाए। बस इसी 3 माइन्यूट बात को आपको याद रखना। कभी भूलोगे तो नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। अब आइए आगे चलते हैं। अब एक निकालते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर जीडीपी। फैक्टर कॉस्ट क्या थी हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। अब समझ गए ना, ये सब बातें पहले क्यों समझा दिया हूं, क्या थी फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन की जो लागत है उसे फैक्टर कॉस्ट का, हमने कहा ना कि ये फैक्टर कॉस्ट कारक लागत और कुछ नहीं, वास्तविक उत्पादन लागत है, ठीक, वास्तविक उत्पादन लागत।
वह उत्पादन लागत है जिस पर एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो देखते हैं भाई, पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत क्या है। तो हम देखते हैं किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जमीन चाहिए, उसमें लोग काम करेंगे तो श्रम चाहिए, पैसा लगाया जाएगा, पूंजी चाहिए, निवेश किया जाएगा ना, कर्ज लिया गया है तो ब्याज दिया जा रहा है, और प्लस इस सब काम से जो प्रॉफिट मिलेगा, इन सब को जोड़ देते हैं, और इन सब का जोड़ ही किसी भी वस्तु का उत्पादन लागत कहलाता है। मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, इस पेन को बनाना है तो पहले जमीन लेना पड़ेगा, ठीक, उस जमीन में फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना पड़ेगा, बिल्डिंग विल्डिंग बनाना पड़ेगा, ये पूंजी हो गई। कर्ज में जो लिए है मूलधन हो गया, वो भी पूंजी हो गई। लोग को लगाएंगे, मजदूरी देनी पड़ेगी, श्रम हो गया। उसके बाद जो कर्ज के मूलधन लिए थे वो तो पूंजी में शामिल हो गया। हर महीने ईएमआई चुकाई है तो चुकाना है, मूलधन भी चुकाना है और ईएमआई चुकाना है, तो मूलधन तो यहाँ जुड़ गया, निवेश में आ गया है। ब्याज भी हर महीने चुकाना है, ये भी लागत है। और प्लस इतना सब काम क्यों कर रहे हैं? लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए। अपना लाभ भी जोड़ना है, नहीं लाभ रहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तो लाभ भी जोड़ना है। इन सब की लागत को ही क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो फैक्टर कास्ट में ये चीजें शामिल होती हैं। और जब इन सब की को फैक्टर कास्ट कहते हैं, लागत कहते हैं, किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन की यही लागत होती है कि उसमें भूमि कितना लगा रहा है। भाई डॉक्टर हॉस्पिटल खोलेगा तो जमीन खरीदेगा ना भाई, बिल्डिंग बनाएगा ना, पूंजी लगा रहा है ना, मशीन लाएगा ना, कुछ बैंक से कर्जा लेगा ना, अपने यहाँ एम्प्लॉय इत्यादि रखेगा तो उनको तनख्वाह देगा ना, कर्जे का हर महीने ब्याज चुकाएगा ना, कुछ प्रॉफिट उसे भी तो चाहिए। तो अगर सेवा का भी उत्पादन हो रहा है तो ये लागत है। तो जितनी ये लागत लगी है, जब इस लागत पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जितनी लागत लगी है, सब उस लागत को जोड़ दिया जाता है तो यही हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, कारक लागत पर जीडीपी। लेकिन इस पेन को बनाने में इतना लगा दिया, लेकिन यही वस्तु जब बाजार में बिकने जाएगी तो ये लागत उसकी कीमत नहीं होगी, क्योंकि इसमें टैक्स जोड़े जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े जाएंगे, और अगर सब्सिडी दी गई होगी तो सब्सिडी को घटाया जाएगा, तब जाके किसी वस्तु का बाजार मूल्य। इतना मान लीजिए इस पेन को बनाने में फैक्ट्री लगाई गई, जितने पेन का उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से कहा गया कि चलो भूमि, श्रम, पूंजी, ब्याज, लाभ सब जोड़ लेंगे तो 40 रुपये पड़ता है। लेकिन ये 40 रुपये इसकी लागत हो गई, लेकिन ये आपको 40 रुपये मिलेगा नहीं, 40 रुपये में नहीं मिलेगा। 40 रुपये उत्पादन की लागत है, इसके बाद सरकार कहेगी हम टैक्स लेंगे, तो इस पर मान लीजिए 10 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया है, इसकी लागत कितनी होगी? अब इसका मार्केट प्राइस कितना होगा? 50 रुपये। समझ में आ गई बात? अब अगर मान लीजिए इस पर 2 रुपये की सब्सिडी सरकार ने दी है तो 2 रुपया घटा दीजिए तो कितना हो गया? 48 रुपया इसका मार्केट प्राइस हो गया। सब्सिडी नहीं दी है तो 0 घटाइए, तब इसकी मार्केट प्राइस 50 रुपये ही हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो एक जीडीपी मार्केट प्राइस पर भी निकाली जाती है। आइए, तो जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है तो किया जाता है, ठीक, जो फैक्टर कास्ट है, जो उत्पादन लागत है, उनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है, और हमने कहा था सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो निकल जाती है मार्केट प्राइस, किसी वस्तु की बाजार कीमत। अब देश भर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, जब उसकी गणना मार्केट प्राइस के आधार पर करते हैं तो उसे ही कह देते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी दो बात निकली, एक बात निकल करके आई जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, कारक लागत, और एक बात निकल करके आई जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कुल जो उत्पादन हो रहा है, कुल जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी लागत क्या है? लागत क्या है? लागत में लाभ भी जुड़ा होता है, और जब सारी लागत को जोड़ देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, उस प्रोडक्शन का अंतिम मूल्य क्या है? देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, सबके अंतिम मूल्य को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
हम जीडीपी एट मार्केट, हम मार्केट प्राइस निकालते कैसे हैं? अगर सीधी बात करें, मार्केट प्राइस निकालते करते तो किसी भी वस्तु का जो फैक्टर कास्ट है, जो उत्पादन की लागत है, इसको ले लीजिए, प्लस सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, जीएसटी लगा रही है, उसको जोड़ दीजिए, माइनस सब्सिडी। माइनस सब्सिडी इसलिए लिखते हैं कि अगर सब्सिडी किसी वस्तु पर दी जाती है, किसी वस्तु पर नहीं दी जाती है, तो जिस वस्तु पर दी जाती है उस वस्तु पर सब्सिडी क्या हो जाएगी? हटा देंगे। मान लीजिए हमारे हाथ में ये पेन है, पढ़ने लिखने की चीज है। मान लीजिए इसका फैक्टर कास्ट यानी इसकी उत्पादन लागत 40 रुपए है। इस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस 10 रुपए लगा दिए। इस पर सरकार सब्सिडी नहीं दे रही, यानी सब्सिडी क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी इस पेन की? 40 और 50 रुपए। समझ में आ गई बात? इस पेन की मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 50 रुपए। अब मान लीजिए हमारे हाथ में ये पानी का बोतल है, पीने की चीज है। मान लीजिए इस 1 लीटर पानी को बनाने में इसकी भी फैक्टर कास्ट, ये हमारे पास बोतल है, हाथ में दिख ही रहे हैं, मान लीजिए इस 1 लीटर पानी को बनाने में जो लागत है ये भी 40 रुपए है। इस पर भी मान लीजिए 10 रुपए की ही इनडायरेक्ट टैक्स लगे हैं, और इस पर सरकार 5 रुपए सब्सिडी भी दे रही है, इसमें से 5 रुपया घट जाएगा, वहां 0 घटा था। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 40, 10, 50 और 5 रुपया इनडायरेक्ट सब्सिडी दी गई है, तो माइनस 5 रुपया कर देंगे। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी 45 रुपए। समझ में आ गई बात? कितनी हो गई इसकी मार्केट प्राइस? 45 रुपए। अब तो एकदम याद हो गया होगा, उतर गया होगा, उतारना ही है। अब एक शब्द आता है एनडीपी, शब्द आता है एनडीपी। चलिए एक बात बता, तो जीडीपी निकल गई, जीडीपी निकल गई, जीडीपी निकल गई। लास्ट में एक बात बताएंगे, जीडीपी निकल गई, अर्थात जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो निकल गया, और जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका अंतिम मूल्य ही जीडीपी है। मान लीजिए जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका मूल्य 100 रुपया है, एक ये जीडीपी हो गई। लेकिन क्या ये एक्चुअल जीडीपी है? नहीं, क्योंकि ये जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, इस उत्पादन के करने में मशीनों में घिसावट भी हुई है, टूट फूट भी हुई है, मरम्मत भी हुई, और इस टूट फूट घिसावट और मरम्मत पर पैसा खर्च किया। इस टूट फूट और घिसावट पर, मरम्मत पर, मशीनों को बदलने पर जो पैसा खर्च किया गया है उसे ही थोड़ी देर पहले हमने बताया था मूल्य ह्रास, डेप्रेसिएशन बताया था। अब कोई देश कहता है कि हमने 100 रुपए का एक साल में जीडीपी बनाया है, तो दूसरा अर्थशास्त्री आएगा, कहेगा अरे 100 रुपया बनाए हो, लेकिन जो मशीनों के टूट फूट घिसावट मरम्मत पर जो 20 रुपया खर्च किए हो, यानी जो मूल्य ह्रास तुम्हारा 20 रुपया है, वह इसी में से ना खर्च किए हो भाई। तो एक्चुअल में जो तुम्हारे हाथ में उत्पादन का पैसा रह गया वो 100 रुपया नहीं रह गया, वो हो गया 20 रुपया, घटाना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्री कहेगा कि तुम जीडीपी की बात मत करो, तुम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो, तुम सकल घरेलू उत्पाद की बात मत करो, तुम सकल घरेलू उत्पाद की बात मत करो, तुम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो, तुम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करो। एक्चुअल में कितना हुआ? तुम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करो। किसकी बात करो? शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करो। तुम किसकी बात करो? एनडीपी की बात करो, शुद्ध घरेलू उत्पाद करो। हमसे बताओ तुम्हारा शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हुआ? तो आंकड़ा लेकर के दूसरा आएगा, कहेगा देखिए भाई, जो जीडीपी हमारा था उसमें से हमने डिप्रेसिएशन घटा दिया, और इसके बाद जो बचेगा वही एनडीपी होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा।
वो कहेगा कि देखिए भैया 100 रुपये का जीडीपी था और 20 रुपया हमने टूट फूट मरम्मत यानी डिप्रेसिएशन पर खर्च किया, तो हमारा 80 रुपया क्या बचा, एनडीपी बचा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट घटा, शुद्ध घरेलू उत्पाद घटा। यानी अगर जीडीपी से हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। बस इतना सा बात है, ठीक। तो क्या है भाई, एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हम कह रहे हैं कि एक अर्थ साल में अर्थव्यवस्था में जो शुद्ध उत्पादन होता है, उस शुद्ध उत्पादन का जो मूल्य होता है वही है एनडीपी। दरअसल देश का कुछ पूंजी उपकरण प्रत्येक वर्ष घिस जाता है या अप्रचलित हो जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मशीनें, उपकरण, औजार, बिल्डिंग, ट्रैक्टर आदि का मूल्य ह्रास होता है जब वे प्रयोग करने के दौरान टूट फूट और घिस जाते हैं। और टूट फूट और घिस जाते हैं तो इनकी मरम्मत, इनके बदलने पर जो पैसा खर्च होता है उसको जीडीपी से घटा दिया जाता है। यानी जब हम जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो एनडीपी निकल, जब हम जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो एनडीपी निकल जाता है, सीधा सा मामला है, ठीक, निकल गया। अब एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। ये पीला वाला, इस पर पीले पर पीला दिख नहीं रहा, लाल। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। देखो, हर अर्थव्यवस्था अपने मूल्यांकन के लिए एक बेस ईयर चुनती। जैसे अभी हमारा बेस ईयर है 2011-12, इसके पहले हमारा बेस ईयर था 2004-5। अभी प्रस्ताव गया है कि बेस ईयर 2011-12 को अब आगे बढ़ाया जाए और बेस ईयर कर दिया जाए 2017-18। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा भविष्य। आप कहोगे ये बेस ईयर क्यों चुने जाते हैं? दरअसल हर अर्थव्यवस्था अपना मूल्यांकन करती है कि हम पिछले से कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो पहले से कितना ग्रोथ कर रहे हैं, इसके लिए एक आधार वर्ष रखना होगा ना, उसी वर्ष से तो तुलना करनी होगी। और वो आधार वर्ष जिस बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, 1993-94 नहीं होना चाहिए। तो पहले था 2004-5, फिर 2011-12 हुआ, उसके पहले 1993-94 था, भविष्य में 2-4 महीने में 2017-18 हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए हम इस वर्ष उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु का इस वर्ष उत्पादन कर रहे हैं और देख रहे हैं उत्पादन को जब बाजार में लेकर के जा रहे हैं तो देख रहे हैं इसी साल उसकी कीमत क्या है, और इसी साल की कीमत पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो टोटल जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। यानी अगर हम कह दें कि मान लीजिए देश में जो भी प्रोडक्शन हुआ इसका मूल्य हम देखेंगे और देखेंगे करेंट प्राइस क्या चल रही, वर्तमान कीमतों पर इसका मूल्य निकालें। और पूरे प्रोडक्शन का जब वर्तमान करेंट प्राइस पर मूल्य निकालेंगे, पूरे प्रोडक्शन का क्या कर रहे हैं, करेंट प्राइस पर मूल्य निकालेंगे, तो जब पूरे प्रोडक्शन का जब मूल्य निकालते हैं तो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है ना। लेकिन इसी प्रोडक्शन का जब करेंट अभी कीमतें क्या हैं, इस प्रोडक्शन का अभी बाजार के हिसाब से कितना कुल उत्पादित किए, कितने मूल्य क्या, तो जब करेंट प्राइस पर प्रोडक्शन का मूल्य निकाला जाता है तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ये कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए कोई देश एक साल में एक ही पेन बनाए और कुछ न करे, यह पेन ही, और कोई सेवा का उत्पादन न करे, यह पेन ही उस देश की क्या हो जाएगी, जीडीपी। अब मान लीजिए ये पेन उस देश का जीडीपी होगा। अब तो जीडीपी में क्या काउंट करते हैं, जीडीपी में ये नहीं लिखते हैं कि एक पेन, जीडीपी में लिखते हैं इस पेन की कीमत क्या है। तो मान लीजिए करेंट प्राइस इस पेन का अगर चल रहा है, हमने अभी बताया था 40 रुपये, तो करेंट प्राइस के आधार पर एक का पेन बनाया है, तो जब करेंट प्राइस के आधार पर 40 रुपया लिखेंगे तो हम कहेंगे ये 40 रुपया इस देश का नॉमिनल जीडीपी। क्या है, नॉमिनल जीडीपी। समझ में आएगा।
यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, जब उस फाइनेंशियल ईयर की कीमत के आधार पर ही उस फाइनेंशियल ईयर में बाजार में जो मूल्य चल रहे हैं, उन्हीं मूल्यों के आधार पर ही टोटल प्रोडक्शन का गणना किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी, समझ में आ गई बात? वह नॉमिनल जीडीपी। लेकिन मान लीजिए हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन किया, हम 2024-25 में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसका जो मूल्य निकाल रहे हैं, वह मूल्य हम निकाल रहे हैं बेस ईयर के आधार पर। हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस ईयर है उसमें इसकी कीमत क्या थी, जो बेस ईयर है उसमें इसकी कीमत क्या थी। यानी मान लीजिए अभी हमारा बेस ईयर है 2011-12, उत्पादन इसी वर्ष कर रहे हैं, लेकिन मूल्यों की गणना बेस ईयर के आधार पर कर रहे हैं। तो जब मूल्यों की गणना टोटल प्रोडक्शन का बेस ईयर के आधार पर करते हैं तो जो जीडीपी निकलती है, ठीक, उसे कहते हैं रियल जीडीपी। यानी मान लीजिए हमने इस पेन को का प्रोडक्शन इसी साल किया, करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही हम कर रहे हैं, उत्पादन इस साल कर रहे हैं, लेकिन जब गणना करने जा रहे हैं देख रहे हैं 2011 में इसका मूल्य क्या था। तो मान लीजिए इसका 2011 मूल्य रहा होगा 30 रुपया, और मान लीजिए इस देश के में एक पेन बनाया है तो इस देश का जीडीपी होगा। तो भले ही इस साल इसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मूल्यों की गणना कर रहे हैं बेस ईयर पर, क्या निकल रहा है 30 रुपया। तो इसी साल के उत्पादन का रियल जीडीपी कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यानी उत्पादन हम प्रोडक्शन करेंट ईयर में कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वह करेंट ईयर में कर रहे हैं, ठीक। लेकिन कैलकुलेशन के लिए जब इसका मूल्य भी हम करेंट मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हैं, तो ये बन जा रहा है नॉमिनल जीडीपी, ठीक, जीडीपी। और जब इसी प्रोडक्शन भले ही करंट ईयर में कर रहे हैं, लेकिन इसकी मूल्य की जब गणना कर रहे हैं, और वो गणना हम बेस ईयर पर कर रहे हैं, तो वो बन जा रहा है रियल जीडीपी। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा ये दोनों क्यों ऐसा करते हैं, उत्पादन कर रहे हैं इस साल और इस साल के भी मार्केट प्राइस देख रहे हैं और बेस ईयर का भी देख रहे हैं। अब मान लीजिए किसी देश का एक साल का उत्पादन सिर्फ पेन है, तो इस साल उसके मूल्यों की जब हमने गणना किया करंट प्राइस पर, जो नॉमिनल जीडीपी निकला, इसी पेन की कीमत निकली 40 रुपए। लेकिन भले ही इसी पेन का उत्पादन कर रहे हैं, जब बेस ईयर के आधार पर इसके मूल्यों की गणना कर रहे हैं, तो उस समय मान लीजिए इसकी प्राइस थी 30 रुपए। भाई जितनी आज कीमत उससे कम तो रही होगी, 30 रुपए। तो वस्तु आज ही बनी है, लेकिन यही वस्तु जब आज बनी है और आज के आधार पर कीमत देख रहे हैं तो उसकी 40 रुपए है, वो हमारा रियल नॉमिनल जीडीपी हो गया। और जब हम बेस ईयर पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं उस समय तो इसका 30 रुपया कीमत था, तो बेस ईयर की कीमत पर जब हम आज देख रहे हैं वो रियल जीडीपी। तो फिर दोनों देख क्यों रहे हैं? यही पेन 2011 में 30 रुपए का था, और यही यानी रियल जीडीपी के आधार पर 30 रुपए था, और यही पेन आज 40 रुपए का है। पेन की मात्रा तो नहीं बढ़ी, लेकिन 10 रुपए का अंतर आ गया। यह 10 रुपया क्या है? यह 10 रुपया ही महंगाई है। यह 10 रुपये ही क्या है? यह 10 रुपये ही महंगाई है, इन्फ्लेशन। यह 10 रुपया ही क्या है? महंगाई है, इन्फ्लेशन। तो रियल और नॉमिनल जीडीपी की गणना हम इसीलिए करते हैं ताकि हम देख सके कि हमारे बेस ईयर से कौन वस्तु महंगा हुआ है, कौन वस्तु सस्ता हुआ है। इसीलिए रियल और नॉमिनल जीडीपी की गणना करते हैं। यही है कि जब जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों अर्थात बेस ईयर पर की जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक। करेंट ईयर पर की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी करते हैं, ठीक। क्यों करते हैं? दो गणना क्यों करते हैं? तो कीमतों में उतार चढ़ाव
को देखने के लिए, अर्थात महंगाई को देखने के लिए कि वस्तु महंगी हुई या सस्ती हुई, ये देखने के लिए हम 2 जीडीपी की गणना करते हैं। ठीक, अब एक शब्द है जीबीए, एक शब्द है जीबीए। अब देखिए, एक शब्द है जीबीए, सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन, जीबीए, ग्रास वैल्यू एडिशन, ग्रास वैल्यू एडेड। देखो समझा देता हूं भैया, जीबीए, ठीक, ये प्रोडक्शन हुआ, ये प्रोडक्शन हुआ, और इसका हम अंतिम मूल्य जो बाजार में बिक रहा है, इसके मूल्य को ही हम कह दिए जीडीपी। ठीक, समझ में आ गई बात, हमने कह दिया। लेकिन जब बाजार में यह वस्तु बिकने जा रही है तो उसकी जो कारक लागत है या उसकी जो लागत है, इसके साथ साथ उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन किया उसका कुल मूल्य 100 रुपया है, यानी देश की जीडीपी कितनी है, 100 रुपया। अब हम खूब ढाल मजीरा बजा रहे हैं, 100 रुपया का उत्पादन किया, 100 रुपया का। तो दूसरा साथी आएगा, कहेगा भाई एक्चुअल उत्पादन बताओ कितने रुपया का, क्योंकि जो 100 रुपया तुम दिखा रहे हो उसमें तुम्हारा टैक्स भी है, टैक्स उत्पादन थोड़ा है। तो वो कहेगा कि अरे भाई, जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है वो 80 रुपये का हुआ है, 90 रुपये का हुआ है, 90 रुपये का हुआ है, और जो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स है वो 10 रुपया। तो अर्थशास्त्री कहेगा टैक्स उत्पादन को इंगित नहीं करता है, कहेगा कि भैया हम तो इस 90 रुपये को मानेंगे, यानी जो तुमने जीडीपी 100 रुपये का दिखाया है, इस जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओ, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओ, और इसके बाद जो मिलेगा वही असली उत्पादन होगा, और उसे ही कहा जाएगा जीबीए, सकल मूल्य वर्धन। यानी हम कह सकते हैं कि जीडीपी में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो जीबीए मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिना, अप्रत्यक्ष करों के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हम कह रहे हैं ना कि इनडायरेक्ट टैक्स में से जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, जो निकले वो जीबीए। जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, जो निकले वो जीबीए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए, अप्रत्यक्ष करों के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए है। देख लीजिए, यही बात भी लिखी जाती है। ठीक, यही बात भी लिखी जाती है कि अप्रत्यक्ष करों के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए है। जीबीए का फॉर्मूला भी हमने लिखा है कि जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जब किसी वस्तु के बाजार कीमत से उस पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तो उस वस्तु का जो मूल्य मिलता है वही जीबीए होता है। ठीक, वही जीबीए होता है। अब कहोगे ये जीबीए क्यों निकाला जाए? दरअसल कभी सरकारें आर्थिक आंकड़ों में हेर फेर करके जनता को लुभा न दें, इसके लिए जीबीए निकाला जाता है। कैसे? मान लीजिए 2023-24 किसी भी देश में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, यानी टोटल जो जीडीपी है, ठीक, वह 100 रुपये। ठीक, इस जीडीपी में एक्चुअल में जो वस्तु का उत्पादन हुआ है उसका मूल्य तो 90 रुपये है, लागत वाला, और इस पर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है
इस पर सरकार ने 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, यानी एक्चुअल जो उत्पादन हुआ है वह हुआ है 90 रुपए का, सरकार ने 10 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा। तो कुल उत्पादन कितने का हो गया? 100 रुपए का। अब मान लीजिए 2024-25 में कोई सरकार आए, मान लीजिए एग्जाम्पल है 2024-25 में कोई सरकार आए, वो भी जो टोटल प्रोडक्शन करती है, वो भी टोटल प्रोडक्शन जो करती है वह भी 90 रुपए का ही करती है, लेकिन उसने टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। मान लीजिए उसने टैक्स 20 रुपया कर दिया, तो 90 रुपये में जब 20 रुपया जुड़ जाएगा तो 110 रुपया हो जाएगा। और वो सरकार कहेगी कि हमने जीडीपी को क्या कर दिया? 110 रुपया कर दिया। यानी वो सरकार कहेगी कि पिछले साल जीडीपी 100 रुपये की थी, इस साल हमने जीडीपी 110 रुपये का कर दिया। इस साल हमने क्या कर दिया? जीडीपी को 110 रुपये का कर दिया। अब सरकार कहेगी कि देखो पिछले साल 100 रुपया था, इस साल 110 रुपये हो गया। इस पिछले साल और इस साल की जीडीपी में जो पिछले साल 100 रुपया था, इस साल 110 रुपया हो गया। हमने देखो 10% की ग्रोथ ली, 10% की ग्रोथ ली। और फिर सरकार के प्रवक्ता टेलीविजन पर आएंगे, कहेंगे 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, ए बजेगा ढोल मजीरा, 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ। कभी कोई आप लोगों जैसा पढ़ा लिखा जब अधिकारी बनोगे तो अधिकारी ऐसे दरवाजा खोलेगा, कहेगा इधर आइए, कहेगा जनता को मूर्ख मत बनाइए। एक्चुअल ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, एक्चुअल ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना। प्रोडक्शन बढ़ाइए, वो एक्चुअल ग्रोथ की कहानी कर रही है। आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है। पिछले साल भी 90 रुपया था, इस साल भी 90 रुपया। आपने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। और टोटल कैलकुलेशन तो अर्थशास्त्री कहेगा कि ग्रोथ की कहानी कहनी है, अर्थशास्त्री कहेगा, अर्थशास्त्री कहेगा कि यदि आपको ग्रोथ की कहानी कहनी है तो आप बात जीडीपी पर मत कीजिए, आप बात जीबीए पर कीजिए, क्योंकि जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े होते हैं। ये बताइए अगर पिछले साल जीबीए 90 रुपये का था तो इस साल कितने का हुआ? अगर इस साल जीबीए 100 रुपये का हुआ है तब आपने 10% की ग्रोथ ली। एक्चुअल बात ये होनी चाहिए। तो आंकड़े उत्पादन के सही आए, इसलिए जीबीए को निकाला। तो जीबीए क्या है? जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा। जितनी देश की जीडीपी है, जितनी भी इस देश की जीडीपी है, इसमें से सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया, जो निकलेगा वही। मान लीजिए देश कहता है 45 लाख करोड़ की जीडीपी है, देखो हमने, नेता आएगा कहेगा हमने देखो 45 लाख करोड़ का उत्पादन किया है, तो अर्थशास्त्री आएगा कहेगा 45 लाख करोड़ में जो तुम्हारा एक साल का 10 लाख करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स वो भी जुड़ा है, इसको घटाओ। तो जो निकलेगा वो जीडीपी। यानी अगर जीडीपी 45 लाख करोड़ की, इनडायरेक्ट टैक्स 10 लाख करोड़ का हो जाए तो 35 लाख करोड़ की क्या हो जाएगी? जीबीए हो जाएगा। तो अर्थशास्त्री कहेगा इस पर बात करो, पर बात करो। इसलिए अर्थशास्त्री बात करता है जीबीए पर, नेता बात करता है जीडीपी पर। बात समझ गए? ठीक, बात समझ में आ गई बात? अब आते हैं जीएनपी। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहा क्यों नहीं आया? ठीक, जीएनपी पर, ठीक, समझना बात को। समझाता हूं, देखिए जीडीपी हमने क्या कहा था?
ये आपके देश के भीतर का उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, इसका जो अंतिम मूल्य है, ठीक, ये आपका जीडीपी है। ठीक, अब हम धीरे धीरे नेशनल इनकम की ओर बढ़ेंगे। ये आपका जीडीपी, हमने यही कहा था। अब ये प्रोडक्शन देश की भी सीमा के भीतर ही हो रहा है, आर्थिक सीमा के भीतर ही, चाहे प्रोडक्शन देश का आदमी करे या प्रोडक्शन विदेशी करे, दोनों जीडीपी में काउंट हो रहा है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की ओर बढ़ते हैं तो आज के दौर में देश के भीतर किया गया उत्पादन ही सिर्फ उस देश का उत्पादन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे ढेर सारे लोग या हमारे ढेर सारे नागरिक, भाई दुबई में खाड़ी देशों में मजदूर जाते हैं ना, लंदन अमेरिका इत्यादि में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं ना, डॉक्टर जाते हैं ना, तो हमारे ढेर सारे नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं। हमारी ढेर सारी प्राइवेट कंपनियां, हमारी ढेर सारी सरकारी कंपनियां, हमारे देश के ढेर सारे लोग जो विदेशी बाजारों में, फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर और बाजार में पैसा लगा रहे हैं, हमारे ढेर सारे लोग जो विदेशी बैंक में पैसा डाले हुए, और इन सब से हमारे नागरिक कमाई कर रहे हैं, खर्च वर्च कर रहे हैं आराम से। लेकिन सारा कमाई उमाई करने के बाद, खर्च वर्च करने के बाद, कुछ पैसा तो अपने देश लेकर के आते हैं, और जो पैसा बाहर से देश को मिलता है उसे क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं ना, समझाया था, फैक्टर इनकम। या सीधी भाषा में कह दें कि विदेशों से प्राप्त होने वाली आय, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय, क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त होने वाली आय। तो ये बताओ भैया, जब आप अपने देश के आंकड़े लेकर के आओगे तो सिर्फ जीडीपी के भरोसे रहोगे, या आपका ही तो नागरिक कमा करके ला रहा है, तो आपको अपनी जीडीपी में इसे जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा? बताओ, आपको इसकी जीडीपी में जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा? बताना कमेंट करके। दरअसल भले ही ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन मैं ये फील करके नहीं पढ़ाता हूं कि रिकॉर्डेड वीडियो, और मैं ये भी फील के नहीं करके नहीं पढ़ाता हूं कि ये ऑनलाइन क्लासेस। मैं कल्पना करता हूं कि कक्षाएं हैं और मेरे जो विद्यार्थी हैं वो सामने। जब तक मैं ये कल्पना नहीं करूंगा, इकॉनमी रोम रोम में आएगी। समझ गए? बताना हमको, और सारे लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें बताता है कि हम आपसे कितना जुड़ रहे हैं। तो अगली क्लास को और बेहतर करने की और मेहनत करने की, समय पर लाने की प्रेरणा हम आपको मोटिवेट करते हैं, तो हम आपसे मोटिवेट होते भी हैं। संभव बैच है। जब क्लास के बाद 1-2 दिन के बाद आपकी वीडियो चली जाती है तो मैं देखता हूँ हमारा विद्यार्थी कह रहा है कि गुरुजी हमें चैप्टर समझ में आ गया, गुरुजी हम खुश हो गए, वाह वाह मजा आ गया। तो लगता है कुछ, क्योंकि हमारे लिए हम है। और एक बात याद रखिएगा, मैं दुनियादारी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, अपनी जिम्मेदारी। मेरे लिए विद्यार्थी में राष्ट्र दिखता है। मैं पढ़ाने की प्रेरणा, शिक्षक की प्रेरणा, भारत के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे महान शिक्षक कौटिल्य से ले। कौटिल्य मेरे आदर्श है, चाणक्य मेरे आदर्श। और कौटिल्य कहा करते थे, युवा चलता फिरता राष्ट्र हो। एक भी युवा पढ़ेगा, एक भी युवा बनेगा, तो उसके हिस्से राष्ट्र बनेगा। तो जब आपकी बातें आती हैं मेरे पास, आपके संदेश आते हैं मेरे पास, आपकी खुशियां आती हैं मेरे पास, तो लगता है कि जो राष्ट्र निर्माण का हमारा ध्येय है
वो भी हम कर, सुकून मिलता। तो हम अगर 2 घंटा पढ़ा सकते हैं तो आप लोग अपनी बातें भी लिख सकते, जरूर बताएंगे। तो बात समझ में आई? तो भैया विदेश से जो पैसा आ रहा है जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। साथ साथ एक बात और है कि ये अपने देश में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उनके उत्पादन को तो जीडीपी में जोड़ दिए हो। सैमसंग मोबाइल बेच रहा है, लेकिन ये सैमसंग, ये विदेशी आदमी इंडिया से अपनी जो मोबाइल बेचा है उसमें इंडिया में जो खर्चा करेगा, खर्चा उर्चा कर करके टैक्स उस करके कुछ पैसा तो बचेगा। जो उसकी आय होगी, जो उसकी कारक आय होगी, वह पैसा लेकर के अपने देश तो जाएगा, अपने देश जाएगा। यानी आपके देश से कारक आय के रूप में पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और इसको हम जीडीपी में मान के रखे हुए हैं। तो हमें एक्चुअल अगर आंकड़े पर पहुंचना हो, जीडीपी से भी एक्चुअल आंकड़े पर पहुंचना हो, तो हमको क्या करना हो? हमें अपने जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त होने वाली आय है उसको जोड़ना होगा, उसको जोड़ना होगा, प्लस अपनी जीडीपी में से जो पैसा बाहर जा रहा है, जो विदेश पैसा जा रहा है, जो कारक आय बाहर जा रही है, उसको घटाना होगा। और जो निकलेगा वही जीएनपी कहलाए, निकलेगा वही जीएनपी कहलाए। देख लेना, ठीक। तो जीएनपी में क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से भारतीयों को प्राप्त आय माइनस देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय, यानी जो पैसा बाहर, अर्थात जीएनपी जीडीपी से एक शुद्ध अवधारणा है। जीएनपी ये कह रही है उत्पादन किसने। तो वही बात, अगर हम जीडीपी में जो विदेश से आय आ रही है, विदेश से आय आ रही है, इसको क्या करें? जोड़ दें। और घटाए किसको? जो भारत से बाहर आय जा रही है, बाहर आय जा रही है, इसको घटा दे। तो इससे जो निकलेगा वही कहलाएगा जीएनपी। यानी जीएनपी जीडीपी से ज्यादा बेहतर आंकड़ा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, अब एक बात हमने कही थी, एक बात हमने कही थी, याद करो। जीडीपी हमने कहा था इस जीडीपी में से, इस जीडीपी में से हमने कहा था, याद रखना, इस जीडीपी में से थोड़ी देर पहले कहा था, इस जीडीपी में से जब हम डेप्रेसिएशन को घटाते हैं, इस जीडीपी में से जब हम मूल्य ह्रास को घटाते हैं, वही मशीनों में टूट फूट मरम्मत, तो क्या निकलता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जब जीडीपी में से हम डिप्रेसिएशन घटाए हैं, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है, तो हमें जीएनपी से भी तो घटाना होगा। तो अगर हम जीएनपी से डिप्रेसिएशन को घटा दें तो जो निकलेगा उसे कहते हैं एनएनपी, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत एक्चुअल में शुद्ध उत्पादन का मूल्य तो यही लाता है। तो जब जीडीपी में से डिप्रेसिएशन को घटाते हैं तो एनडीपी निकलती है, और जब जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को घटाते हैं तो एनएनपी निकलती है। यह नेट डोमेस्टिक, यह और शुद्ध उत्पादन की हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। करते क्या है कि जब हम, समझना, इस एनएनपी को निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसीलिए मूल्यह्रास हमने पहले ही समझा दिया था, यहां करके समझाते तो बात गड़बड़ हो जाती। तो हम एनएनपी निकालने के लिए करते क्या है, हम जीएनपी में से, जीडीपी में से डिप्रेसिएशन निकाले तो एनडीपी बना। जब हम जीएनपी में से डिप्रेसिएशन निकालते हैं तो क्या बन जाता है, एनएनपी बन। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। धीरे धीरे हम राष्ट्रीय आय की, एकदम शुद्ध राष्ट्र का उत्पादन यही है। हमने जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को निकाल दिया, यानी पहले हम जीडीपी निकाले, फिर जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा करके एनडीपी निकाले, फिर कहे ना बाहर से भी पैसा आया है, देश से भी बाहर पैसा गया है, जीएनपी निकालते। फिर जीएनपी निकालने के बाद हमने कहा मूल्यह्रास तो हुआ ही है, तो जीएनपी में से फिर हम मूल्यह्रास को हटाते हैं, तो जो आंकड़ा हमारे सामने आता है उसे कहते हैं एनएनपी। अब ये जो एनएनपी निकलता है ये भी दो चीजों पर, फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट पर। ये जो एनएनपी निकलता है, यह जो एनएनपी निकलता है वह फैक्टर कॉस्ट पर भी निकलता है, ठीक, और मार्केट प्राइस पर भी निकलता है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे यानी कारक लागत पर निकालेंगे तो सिर्फ इसकी लागत जुड़ी होगी, लेकिन जब मार्केट प्राइस निकालेंगे तो इसी लागत में हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। अब मान लीजिए किसी भी देश की जो एनएनपी है कारक लागत पर निकल रही है, मान लीजिए 100 रुपया, और किसी देश का जो मार्केट एनएनपी जो मार्केट प्राइस पर निकल रहे हैं तो इसी 100 रुपये में टैक्स भी जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए 100 रुपये में लागत पर 20 रुपया टैक्स जुड़ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब हमने कहा कि ये जो एनएनपी है यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्र ने यही उत्पादन किया है, यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अब आप बताइए, नेता कहेगा कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस होना चाहिए 120 रुपया, लेकिन अर्थशास्त्री कहेगा टैक्स उत्पाद नहीं, उत्पादों पर लगने वाला एक कर होता है। उत्पाद एक्चुअल में जो फैक्टर कास्ट पर एनएनपी निकलती है, जो फैक्टर कास्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल रहा है, यही आपका असली राष्ट्रीय उत्पाद, यही आपका असली राष्ट्रीय उत्पाद है जो फैक्टर कास्ट पर निकल रहा है। असली आपने यही उत्पादन किया, यानी देश का जो एक्चुअल में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, वह एनएनपी होगा, और वह भी एनएनपी किस पर, फैक्टर कॉस्ट। इस एनएनपी तक पहुंचने के लिए ही पहले हम जीडीपी की कैलकुलेशन किए, करते भी ऐसे, फिर इस जीडीपी से हम एनडीपी की कैलकुलेशन किए, फिर हम जीएनपी की कैलकुलेशन किए, फिर इस जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा को हम एनएनपी लाए, और फिर एनएनपी को दो चीज पर लाए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर। ये जो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी है ना, याद रखिएगा, ये जो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी है ना, ठीक, समझना, यह जो फैक्टर कास्ट पर एनएनपी है ना, ठीक, जो फैक्टर कास्ट पर एनएनपी है यही राष्ट्रीय आय है, यही राष्ट्रीय, ठीक। तो जो एनएनपी को हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पर भी, एनएनपी को हम निकालते हैं फैक्टर कास्ट पर भी, और जो फैक्टर कास्ट पर जो एनएनपी है ना यही शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक। तो एनएनपी कैसे निकला, हमने जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटा दिया,
तो अगर एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना होगा तो हमें जीएनपी मार्केट प्राइस में से डिप्रेसिएशन घटाएंगे, फैक्टर कॉस्ट निकल गया। ठीक, समझ में आ गई बात? मार्केट प्राइस पर निकल गया और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। मान लीजिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हम क्या करेंगे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। अगर हमें एनएनपी, ठीक समझना, मार्केट प्राइस पर निकालना, हम क्या करेंगे, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन। हम कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है और टैक्स की कैलकुलेशन करके हम शुद्ध उत्पादन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो शुद्ध उत्पादन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध उत्पादन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको कैसे निकाले, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। और यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसे हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन से निकाले हैं, यही नेशनल इनकम, यही नेशनल इनकम, यही राष्ट्रीय, यही नेशनल इनकम है, यही राष्ट्रीय आय है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो मूल बात यही है। अब किताबों में, एक दो किताबों में कुछ सहयोगी बातें लिखी गई हैं, मूल बात इतना ही, इतना तक समझना। लेकिन किताबों में कुछ छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, उनको छोड़ दें तो कोई विद्यार्थी वो किताब पढ़ेगा तो कहेगा हमारे गुरुजी ने ये छोड़ दिया है, उसे लगेगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कुछ एक दो बातें और बता दे रहा हूँ ताकि कहीं भी कोई भी किताब पढ़िए दिक्कत ना हो। अब यहाँ केवल मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊं, ठीक समझना। एक शब्द आता है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम तक ही लास्ट है। अब ऐसे बता दे रहा हूं, एक शब्द आता है पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति को जितनी भी कारक आय मिली है, चालू हस्तांतरण सहित, ट्रांसफर पेमेंट बताए थे, यानी मान लीजिए उस व्यक्ति को जो आय मिली है, कमाई हुई है, साथ साथ अगर कोई दान भी मिल गया है, गिफ्ट भी मिल गया है, कोई छात्रवृत्ति भी मिल गई है, बेरोजगारी भी भत्ता मिल गया है, उन सबको भी जोड़ दिया जाता है। तो चालू हस्तांतरण सहित किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होती है, ठीक, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत आय। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि पूरे देश में एक एक आदमी का व्यक्तिगत आय कैसे निकाला जाता है, पर्सनल इनकम कैसे निकाला जाता है? कभी देखा है सरकार आप पूछती है तुम्हारी कमाई कितनी, तुम्हारी कमाई कितनी, तुम्हारी कमाई कितनी, तुम्हारी कमाई कितनी? ऐसा तो नहीं पूछती। 150 करोड़ की जनसंख्या में पूछते रह जाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला याद किया, वो फार्मूला ये है, बस इतनी ही बातें याद रखें। व्यक्तिगत आय में क्या किया जाता है, निकालना होता है तो राष्ट्रीय आय पहले निकाल ली जाती है, फिर अविभाजित लाभ को घटा दिया जाता है। तो आप कहोगे अविभाजित लाभ क्या है? तो अविभाजित लाभ का मतलब होता है जो हमारे निगम, कारपोरेट कंपनियां हैं, ठीक समझ में आ गई बात? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के पहले जो कंपनियों का लाभ होता है उसे अविभाजित लाभ कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय निकल गई। इसमें से जो जितने भी हमारी कंपनियां हैं, अंबानी जी की, टाटा जी की, क्योंकि इन कंपनियों की आय राष्ट्रीय आय में जुड़ी हुई है। अंबानी की आय भी इस राष्ट्रीय आय में जुड़ी हुई है, अडानी की आय भी इस राष्ट्रीय आय में जुड़ी हुई है। लेकिन हमको निकालना हमारी अपनी राष्ट्रीय आय, एक एक व्यक्ति की आय। तो हमें देश के कुल राष्ट्रीय आय में इन लोगों की भी आय जुड़ी हुई है, पहले इनका आय घटाना होगा। और ये शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देते हैं उसके पहले घटाना होगा, तब उसे ही अविभाजित लाभ कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय में अडानी, अंबानी सबकी आय जुड़ी हुई है। तो हमारी आय निकालने के लिए भैया राष्ट्रीय आय में से इनकी आय घटानी पड़ेगी ना।
और अविभाजित लाभ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने से पहले ही कंपनियों के जो प्रॉफिट हुए हैं उसी को कैलकुलेट किया। तो राष्ट्रीय आय में से अविभाजित लाभ घटा दिया गया। उसके बाद देखा गया है कि परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, जो कर्जा वर्जा लिए हैं लोग एक साल में, देश के फैमिली ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज कितना दिया है उसको घटा दिया जाता है। फिर सरकार ने जो कारपोरेट टैक्स लिया है वो भी राष्ट्रीय आय में जुड़ा हुआ था, उसको भी घटा दिया जाता है। ठीक। और इसके अलावा जो सरकार और तमाम प्रकार की कंपनियों से परिवारों को भुगतान हस्तांतरण हुआ है वो भी घटा दिया जाता है। जो राशि बचती है वही व्यक्तिगत आय हो जाती है। ठीक, वही व्यक्तिगत आय हो जाती है, पर्सनल इनकम। तो राष्ट्र की व्यक्तिगत आय वही हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब एक एक आदमी का निकालना होगा तो राष्ट्र की व्यक्तिगत आय में क्या करेंगे, पूरी जनसंख्या से भाग दे देंगे, लेकिन वो करते नहीं। ठीक, सरकार अपने तौर पर जब व्यक्तिगत आय निकालती है तो ऐसे ही निकालती है। एक होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक, पर्सनल डिस्पोजल इनकम टैक्स, डिसेबल इनकम टैक्स। इस व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में क्या करती है सरकार? कहती है व्यक्तिगत आय तो जितने लोगों की हुई, हमारी जितनी व्यक्तिगत आय निकाल ली, ये हमारी व्यक्तिगत आय है, निकाल ली, लेकिन अपने व्यक्तिगत आय में सब पैसा हम थोड़े रख लिए हैं। अपने व्यक्तिगत आय में से हमने सरकार को कर भी दिया है। कभी कुछ गलती किए हैं तो सरकार ने हम पर कुछ अर्धदंड जुर्माना भी लगाया, उसको घटाना पड़ेगा। तो जब व्यक्तिगत आय में से जितना पैसा करों के रूप में चुकाया गया, अगर कुछ पैसा अर्थदंड जुर्माने के रूप में चुकाया गया, उसको भी घटा देते हैं तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकलती। समझ में आ गई बात? ये तो बात। अब हम राष्ट्रीय आय जो हम मापते हैं, कितनी कसरत करते हैं, जीडीपी जीएनपी सब करने उड़ने का, ठीक, इसे में क्या क्या फायदा मिलता है। ठीक, तो फायदा मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का परिमाण हमारे सामने आ जाता है कि कितना काम धंधा देश में चल रहा है, कितनी तेज ग्रोथ चल रही है। साथ साथ ये आंकड़े देख करके हम समझ पाते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ साथ ये भी हम पता लगा देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता कितनी है, कहां पहुंच रहे हैं, ये भी हम समझ जाते हैं। ठीक, साथ साथ जब राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमारे पास होते हैं तो उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हम आय का वितरण करते हैं, यानी गरीब लोगों की मदद करते हैं, सब्सिडी देते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं जिससे असमानता कम होती है। ठीक, जो हमारा कारपोरेट सेक्टर है जिसे हम नैगमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक, कारपोरेट सेक्टर भी इसी आंकड़ों के आधार पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, निवेश की योजना बढ़ाता है। देश की आय बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, लोग खरीदेंगे तो खूब उत्पादन करो। ठीक, राष्ट्रीय आय के आंकड़े से हमें यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीतिकारी है, यानी महंगाई बढ़ रही है या नहीं, या ये भी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अपस्फीतिकारी है, क्या महंगाई कम हो रही है, या इन दोनों के बीच गैप कितना है, अंतराल कितना है, पिछले साल महंगाई कितनी थी, इस साल महंगाई कितनी थी, इस अंतराल को भी हम समझ पाते हैं। ठीक, साथ साथ जब राष्ट्रीय आय के आंकड़े निकलते हैं तो हम ये भी पता लगा पाते हैं, विभिन्न देशों से तुलना कर पाते हैं, ठीक, कि अमेरिका का राष्ट्रीय आय इतना है, हमारा इतना है, वहां के लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, सब बातें करते हैं। साथ साथ कुछ इस मेथड की कुछ सीमाएं भी, जैसे नेशनल इनकम समाज कल्याण का मापन नहीं करता है। नेशनल इनकम का जो हमारे पास मेथड है यह सिर्फ प्रोडक्शन का मापन करता है, समाज कल्याण का मापन। साथ ही साथ जो गैर बाजार लेन देन है उनको ये नहीं दर्शाता, जैसे घर में जो गृहिणियां सेवा करती हैं उस सेवा का कुछ मूल्य कितना हुआ उसको नहीं दर्शाता है। आज भी देश के दूर दराज के कुछ हिस्सों में वस्तु विनिमय चल रहा है, मुर्गा दे दो सब्जी ले लो, वस्तु विनिमय चल रहा है, उसको भी जीडीपी में काउंट नहीं हो पाता है। ठीक, साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन होता है, जो आर्थिक समृद्धि होती है, उसकी कुछ नकारात्मक बाह्यताएं भी होती हैं। ठीक,
जैसे हम विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां कर रहे हैं, इससे हम औद्योगिक अपशिष्ट का भी उत्सर्जन कर रहे हैं, हम उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन कर रहे हैं, हम कचरे का भी उत्सर्जन कर रहे हैं। इससे जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी गणना जीडीपी में नहीं हो पाती है। इसके अलावा जीडीपी नागरिकों के आय का तो गणना करती है, नागरिकों की खुशहाली का गणना नहीं करती है, सुकून की गणना नहीं करती है, शांति की गणना नहीं करती। काश ऐसा करती, ताकि हम ये भी जान पाते कि हमारे देश के नागरिक आर्थिक समृद्धि के साथ खुश कितना है, तनाव मुक्त कितना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना जी रहे हैं। तो ये गणना नहीं करती है, ये जीडीपी सीमाएँ हैं। ये सब है राष्ट्रीय आय की बातें, चैप्टर की बातें। अब हम थोड़ा देखते हैं, करंट अपडेट कर देता हूं कि 2023-24 की जो में राष्ट्रीय आय के अनुमान क्या लगाए गए आने वाले वर्षों के लिए। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान लगाया गया है कि यह 7.3% की ठोस दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल 7.2% थी। यानी इस बार का अनुमान है कि इस साल रहेगी 7.3%। निर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10.7% की ग्रोथ होने वाली है। ये बहुत शानदार है। सरकार के पीएलआई योजनाएं अपना असर दिखा रही हैं। पीएलआई योजनाएं क्या है, औद्योगिक सेक्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र को छोड़ करके, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर का अनुमान है, अन्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में 6% से अधिक की वृद्धि के दर के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी खेती किसानी ही थोड़ा लड़खड़ाई हुई है, गड़बड़ाई हुई है। खेती किसानी ही 1.8% की ग्रोथ से बढ़ रही है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सब 6% से अधिक ही हैं। ये है कुल राष्ट्रीय आय के 1-2 आंकड़े, और ये है राष्ट्रीय आय की कुल मुकम्मल समझ। हमने कुछ शब्दों को पहले समझा दिया, और फिर जीडीपी से कैसे हम जीडीपी पर आएंगे, एनडीपी पर आएंगे, जीएनपी पर आएंगे, एनएनपी पर आएंगे, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, एनएनपी एट मार्केट राइट फैक्टर कास्ट ही राष्ट्रीय आय। बस इतनी सी बात दोस्तों। इकोनॉमी का ये बड़ा कठिन चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर हमने शुरू में ही समझा दिया। अब अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे गरीबी, असमानता, समावेशी विकास। मुझे उम्मीद है ये कठिन चैप्टर मैं आपको समझाने ही नहीं, आपके भीतर उतारने में भी कामयाब रहा हूँगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।